Hi friends, welcome to MBA Beginners, एक अनबियस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है, देखिए हमने जैसे कि एक सीरीज उठाई है अब CRM की। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। ठीक है, इसकी अगर आपको डेफिनेशन वगैरह जाननी है तो इस पे हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। ठीक है, तो हमने ये सीरीज उठाई है पहले CRM की। तो हमें सारी सीरीज, ठीक है, आपको कहीं पे मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सारा मटेरियल इसी सीरीज में मिलेगा। हो सकता है हमसे कोई टॉपिक मिस हो तो आप वो एट द एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। ठीक है, ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सके। देखिए अब आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग या एवोल्यूशन ऑफ CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए जो पुराना ज़माना होता था उसमें क्या होता था, वहाँ पे एग्रीकल्चर इकॉनमी होती थी। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल क्या होता था, अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पैसों के ट्रेड करते हैं। ठीक है, आपको पेन खरीदना, आपको यहाँ से पैसे देने हैं। लेकिन तब क्या होता था, तब एग्रीकल्चरल इकॉनमी होती थी। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 किलो चावल खरीदना होता था, आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप 1 किलो यहाँ से आटा देते थे। बस वही वही सब चल रहा होता था। आपको कुछ और खरीदना होता था, उसके बदले आपको कुछ और गुड्स देने पड़ते थे। यही पुराने ज़माने में चल रहा था। तो यही हमें पढ़ना है कि कैसे फिर कहाँ पे चेंज आ गई। टोटल 5 स्टेज से, बहुत ही कमाल की स्टेज से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा सुनने में। एक स्टोरी की टाइप से मैंने बनाई है तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको सुनने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता था, पहले ही जब स्टार्टिंग होता था तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो था, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल खेती करता था, वो क्या करता था, वो खुद ही मैन्युफैक्चर का काम भी करता था, रिटेलर भी खुद ही बनता था। और यहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ पे ऐसे नहीं होता था ट्रेड। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इंडिया का ट्रेड रिलेशनशिप है यूरोप के साथ या चाइना के साथ या बाकी मुल्कों के साथ, लेकिन तब वैसा नहीं होता था। ट्राइब्स में आपस में, ठीक है, ट्राइब्स आपस में क्या कबीले, ठीक है, कबीले या ट्राइब्स या जो भी आप कहेंगे, तो वो आपस में ट्रेड करते थे। बाकी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि गुजरात का एक पालनपुरी क्लैन था। ठीक है, तो ये आपस में ट्रेड करते थे, ये किसी बाहर वाले को साथ ट्रेड नहीं करते थे। या अगर हम देखें अफ्रीकन ट्राइब्स, तो काफ़ी सारे अफ्रीकन ट्राइब्स थे, वो आपस में ट्रेड करते थे। फॉर एग्जांपल कोई यूरोपियन आए या कोई और आए तो उसके साथ वो ट्रेड नहीं करते थे। तो यही तब बिजनेस चल रहा था। मतलब छोटा छोटा बिजनेस चल रहा था, इतना बड़ी लेवल का बिजनेस नहीं चल रहा था। तो फिर कहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो अब हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहली स्टेज जो थी वो आई ज्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स। ठीक है, ये पहली स्टेज थी। देखिए ये आपको वहाँ पे नोट करके रखना है, ये 5 स्टेज आपको नोट करके रखनी है। बाकी आपको ज़रूरी याद नहीं है क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा, आपको खुद ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहली जो स्टेज है वो है ज्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स। यहाँ पे एक सिल्क रूट और ट्रेड रिलेशनशिप थी। कहा किन के बीच में, 3 मुल्कों के बीच में। ठीक है, इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे एक सिल्क रूट बनाया गया था, जो अभी भी आप देखिए, तब यहाँ पे सिल्क रूट बना के था इन 3 मुल्कों के बीच में। ठीक है, तब अगर हम अब देखें तो अभी भी स्लिक रूट्स बन रहे, लेकिन तब इतना पुराना स्लिक रूट यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, किन के बीच में, इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, और उस टाइम क्या होता था, जो ये पहली स्टेज थी, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था ब्रांडिंग जो होती थी वो फैमिली नेम्स होती थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रिया बिस्किट्स, या हम कह सकते हैं मुस्कान ज्वेलरी। ऐसी फॉर एग्जांपल कोई अपनी बेटी के नाम से रखता था, कोई अपने नाम से रखता था, कोई अपनी कास्ट के नाम पे रखता था, कोई अपने अपने नाम पे रखता था, कोई अपने बाप के नाम पे रखता था, माँ के नाम पे। तो कुल मिला के किसी ना किसी नाम पे बिजनेस होता था अपनी फैमिली में। तो बस वही उसी ब्रांड के हिसाब से यहाँ पे ये चलता था। अगर हम देखें तो अभी भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो फैमिली में किसी न किसी नाम से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अभी भी ये कथा चल रही है, प्रथा चल रही है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्री कॉलोनियल टाइम्स में क्या हुआ, यहाँ पे ओपन एयर मार्केट्स, इससे पहले ओपन एयर मार्केट्स नहीं थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना पड़ता था, आपको खरीदना पड़ता था, तो आपको उसके घर फॉर एग्जांपल खेत पे जाना पड़ता था, तो आप वहाँ से खरीद लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ओपन एयर मार्केट्स हुए। देखिए ओपन एयर मार्केट्स क्या होता है, ओपन एयर मार्केट जैसे कि वो शीट होते हैं ना, शीट वगैरह, वो सड़क पे डाल के, तो वहाँ पे लोग बेच रहे होते हैं कुछ ना कुछ, या तो शीट भी नहीं होते या कहीं पे शीट होते हैं। तो कुल मिला के जहाँ पे बिल्कुल ओपन एयर हो, ठीक है, ना शॉप हो ना कुछ हो, मतलब जो बिल्कुल सड़क पे होते हैं, फुटपाथ वगैरह पे, तो वही होता है ओपन एयर मार्केट। तो ये इतना ही है ज्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स। तो जो पहली स्टेज है वो कौन सी है, ज्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स। तो ये आपको क्या याद रखना है, इसमें सिल्क रूट था ट्रेड रिलेशनशिप बनाने के लिए, किसके बीच में, इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान के लिए, ताकि इंटरडिपेंडेंस ऑफ मार्केट रहे और इनको आपस में जो है बिजनेस करने का मौका मिले। ठीक है, किन 3 मुल्कों के, इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान।
तब इंडिया पूरा था, ठीक है, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। और यहाँ पे ब्रांडिंग किसके नाम पे होती थी, फैमिली नेम पे ब्रांडिंग होती थी। और इस जो है प्री कॉलोनियल टाइम जो है यहाँ पे ओपन एयर मार्केट्स इंट्रोड्यूस हुए। तो बस आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने, बाकी आपको खुद आएगा लिखना, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी स्टेज की तरफ, इन अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, जो ही स्टार्टिंग हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, जो ही कैपिटलिज्म की स्टार्टिंग हो गई, तब दूसरी स्टेज इसकी आई। तब क्या थी, तब देखिए पहले कोई गवर्नमेंट एंड बिजनेस की रिलेशन नहीं थी, ठीक है, पहले कोई भी रिलेशन गवर्नमेंट और बिजनेस की नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ इस दूसरी स्टेज में, अब यहाँ पे गवर्नमेंट एंड बिजनेस के बीच में रिलेशन डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जो अभी भी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बिजनेस किसी एक पार्टी को फंडिंग करती है, तो वो उसको फिर इलेक्शन जीत के वो उसको प्रॉफिट देता है वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें होती है अभी भी। तो उसी हिसाब से सेकंड स्टेज होती, वहाँ पे क्या हो गया, डेवलप हो गई रिलेशनशिप बिटवीन जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी और गवर्नमेंट के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई, ठीक है। जहाँ पे जो नोबिलिटी लिखा है, नोबिलिटी मीन्स हाई क्लास लोग, ठीक है, जिसके टॉप ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, जो भी टॉप नॉच लोग हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं नोबिलिटी। एंड ग्रोइंग अर्गन, ठीक है, ग्रोइंग अर्गन बर्गेज। तो ये जो है, ये कौन है, ये मिडिल क्लास लोग है, ठीक है, आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे पहले था ओपन एयर मार्केट्स, ठीक है। ओपन एयर मार्केट्स में क्या होता था, लोग वहाँ पे फिक्स्ड नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल आज लोकेशन ए पे इन्होंने ये शीट डाला और वहाँ पे बैठ गए बेचने के लिए, और कल कहीं लोकेशन बी पे जाके शीट डाला और वहाँ पे बैठ गए, तो वहाँ पे कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं थी लोगों की। लेकिन अब जो दूसरी स्टेज आई, यहाँ पे फिक्स्ड लोकेशन आ गई लोगों की। फॉर एग्जाम्पल रिटेल शॉप्स आई, फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन आया। अब अभी के जैसे तो नहीं आए रिटेल शॉप, बट छोटे छोटे रिटेल शॉप्स आए, रेडी टाइप आए, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो वही फिक्स्ड लोकेशन हो गई। अब फॉर एग्जांपल आपको पता था कि ये जो फलानी दुकानदार है, ये ए प्लेस पे मिलेगा, ठीक है, ए चौक में मिलेगा, तो आप उसके पास जा सकते थे। लेकिन पहले ये नहीं था, इससे पहले वाले स्टेज में। और यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे कस्टमर पे फोकस होना स्टार्ट हो गया कि कस्टमर अब हमें रिटेन करना है। पहले ये नहीं था। फॉर एग्जांपल, आपको कोई कस्टमर आता था, आप उसको 10 रुपये में भी चीज़ देते थे, आपको दूसरा कस्टमर आता था, अब वही चीज़ 100 रुपये में चेप देते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि अब ये मुझे कहाँ ढूंढेगा, अब मुझे कहीं और जाना है, अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, कल का मेरा कस्टमर कहीं किसी और जगह का होगा और ये मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो यही आपकी उस टाइम थिंकिंग थी पहली स्टेज में। लेकिन दूसरी स्टेज में ये थिंकिंग चेंज हो गई। अब आपने कहा नहीं, क्योंकि अब आप फिक्स्ड थे, आपने कहा कि नहीं, मुझे अब अपने कस्टमर को रिटेन करना, ये ताकि किसी और से सामान ना खरीदे, ये मेरे से ही सामान खरीदे, ठीक है। इट डेवलप्ड इंडिविजुअल प्रोडक्शन एंड नो इन्वेंट्रीज। हाँ, यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री नहीं रखी गई, क्योंकि इसमें अभी मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। तो जो दूसरी स्टेज है, दूसरी स्टेज में आपको क्या याद रखना है, इन अर्ली, पहले आपको टॉपिक का जो हेडिंग है वो याद रखनी है, इन अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, ये ऊपर वाली हेडिंग्स आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या आया फिर दूसरी स्टेज में आया डेवलप हो गई रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस एंड गवर्नमेंट में डेवलप हो गई रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फिक्स्ड लोकेशन आ गई मर्चेंट्स के लिए, रिटेल शॉप्स टाइप आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे कस्टमर की रिटेंशन के लिए फोकस किया गया, ठीक है। यहाँ पे मेंटालिटी चेंज होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो है कोई भी इन्वेंट्री नहीं रखी जाई थी, कोई भी इन्वेंट्री नहीं रखी जा रही थी। अब चलते हैं तीसरी स्टेज पे। तीसरी स्टेज क्या है, ज्यूरिंग इंडस्ट्रियल एरा एंड इमर्जेंस ऑफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। ये देखिए तीसरी स्टेज है, या हम कह सकते हैं तीसरा लेवल है ये। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। जैसे कि मैंने कहा, दूसरी स्टेज तक मास प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, फॉर मास कंजप्शन। अब लोग कह रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेसमैन था, तो मैं कह रहा था जितना मैं ज़्यादा बनाऊंगा उतना ही मैं ज़्यादा बेच भी पाऊंगा। तो इन शॉर्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया स्टार्ट, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लोग यहाँ पे इन द सेंस बिजनेस क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया स्टार्ट, अब उनने किया यहाँ पे ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस, ठीक है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग क्या होता है, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, ठीक है, और वो है सेल्स, ठीक है। यहाँ पे और किसी चीज पे फोकस नहीं रहता है। जो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, यहाँ पे सिर्फ आपका सारा फोकस रहता है सेल्स पे, ठीक है।
यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम पे ही सिर्फ ध्यान दिया जाता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता। यानी कि आप जितनी सेल्स करना चाहते हो, अब आपको बस सारा फोकस होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करूँ। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर आपको मतलब आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनानी है या नहीं बनानी, वो एक डिफरेंट टॉपिक होता है। वो यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं समझते थे थर्ड स्टेज में। आप यहाँ पे सिर्फ सोचते थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, इसलिए आपने वहां से स्टार्ट किया था मास प्रोडक्शन भी। इन शॉर्ट, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा से ज्यादा अमीर बनना चाह रहे थे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज एंड वो सोल्ड ऑन लो प्राइसेस। जैसे कि मैंने कहा, जब मास प्रोडक्शन हुई, देखिए पहले फॉर एग्जांपल लोग 20 थे, लेकिन अब क्या लोग 20 थे और अब 5 ही पीस, फॉर एग्जांपल 5 ही बिस्किट बनते थे, तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे महंगे बेचते थे क्योंकि आपको पता था यहाँ पे खरीदेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, 20 लोग हैं, अब 15 प्रोडक्ट आ गए। अब आपको पता है कि नहीं, अब मुझे यहाँ पे प्राइस गिराना पड़ेगा तभी जाके ये उठेंगे, वरना ये यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये आपको अब यहाँ पे समझ आने लगा। हाँ, अब यहाँ पे जो है इन्वेंट्रीज भी रखी जाने लगी, शुरू हो गई यहाँ पे अब इन्वेंट्रीज भी। दूसरी स्टेज तक इन्वेंट्रीज नहीं थी, कोई भी इन्वेंट्री नहीं थी, लेकिन तीसरी स्टेज में अब यहाँ पे इन्वेंट्री भी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। और अब लोगों को लगा कि नहीं, फॉर एग्जांपल पहले ये जो बिजनेसमैन था, ये अपने मोहल्ले में बेचता था, लेकिन अब उसको लगा कि नहीं, अब मैंने अपने मोहल्ले में बेचना, अब मैं अपने मोहल्ले में बेच रहा हूँ, लेकिन अब मुझे दूसरे मार्केट की भी ज़रूरत है। यानी कि अब मुझे एड ऑन एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो वो दूसरे मोहल्ले की तरफ जाता था, वहाँ पे भी अपने फॉर एग्जाम्पल अपने बेटे को, अपने सेल्समैन को या किसी को बिठाता था, खुद एक दुकान पर बैठता था, दूसरे को दूसरे दुकान पर बिठाता था। इससे क्या हुआ, यहाँ पे अब क्योंकि बिजनेस माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था, तो अब यहाँ पे क्या होने लगा, अब जो है वो बंदा वो सोचने लगा कि जितनी मेरी कमाई एक दुकान से हो रही है, उससे ज़्यादा अब मुझे 2 दुकानों से हो रही है। वैसे ही वो फैलाता गया, एट द एंड वो एक नेटवर्क बनता गया। तो यहाँ पे वही था, ठीक है। अब यहाँ पे नई मार्केट्स ढूंढने लगे लोग, ठीक है। ये जो एरा थी, ये जो थर्ड एरा थी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होलसेलर्स भी आ गए, इंटरमीडियरीज भी आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ गए। यानी कि अब चैनल्स आने लगी, ठीक है। अब चैनल्स बनने लगी। जो ही ये बिजनेसमैन जो था, जो पहले एक मोहल्ले में काम करता था, अब क्योंकि इसको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बनानी पड़ी, तो इसने होलसेलर्स को कहा, इसने फॉर एग्जाम्पल भी दूसरे बंदे को कहा कि आप ये बेचो, मैं आपको बिल्कुल लेस मार्जिन पे आपको बेचूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ऐसे ही होलसेलर्स ने भी आगे चल के ऐसे कहा, ऐसे ही चलता बना और एक चेन बनती गई, ठीक है। और जो तीसरी स्टेज है यहीं पे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस एक्स्ट्रा, ये सारा इसी जो है थर्ड एरा में ही आया, थर्ड स्टेज में ही आया। तो अगर हम कहें अब थर्ड स्टेज की हेडिंग क्या है, ज्यूरिंग इंडस्ट्रियल एरा एंड इमर्जेंस ऑफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, ठीक है। तो तीसरे स्टेज में आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगी फॉर मास कंजम्पशन। यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का मतलब क्या है, इसमें सारा फोकस होता है सेल्स पे कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। और क्या आपको इसमें याद रखना है कि जो है यहाँ पे प्रोडक्ट जो है अब लो प्राइस पे बेचना शुरू हो गया, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा महंगे थे प्राइस प्रोडक्ट्स, अब उससे रिलेटिवली काफ़ी लो प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेचने शुरू हो गए। और इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में अब इन्वेंट्रीज भी रखी जाने लगी। इससे पहले इन्वेंट्रीज नहीं रखी जाती थी, और अब यहाँ पे लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, अब हमें नए मार्केट ढूंढनी चाहिए और हमें अब नए मार्केट की ज़रूरत है, जो कि पहले नहीं ढूंढ रहे थे लोग, और लोगों को उतनी ज़रूरत नहीं थी। और इस एरा में जो है होलसेलर्स भी आए, इंटरमीडियरीज भी आए, और एक डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आए, और एक चैनल टाइप यहाँ पे बनना शुरू हो गया। और इसी स्टेज में, जो थर्ड स्टेज है, इसी स्टेज में सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस भी आना शुरू हो गई, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज क्या है, ज्यूरिंग लेट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये आखिरी पार्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है। ये जो ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म होने वाला था, उस टाइम इसकी फोर्थ स्टेज चल रही थी। तब क्या हुआ, तब सेल्स प्रेशर आने लगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होने स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मास प्रोडक्शन होने लगी थी वहां से। अब आप भी बना रहे थे मास प्रोडक्शन, मैं भी कर रहा था मास प्रोडक्शन, ये भी कर रहा था मास प्रोडक्शन। इन शॉर्ट हर कोई मास प्रोडक्शन कर रहा था, लोग भी तो उतने होने चाहिए थे खरीदने के लिए। तो अब यहाँ पे फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, फोर्थ स्टेज में सेल्स प्रेशर आने लगा, ठीक है, क्योंकि अब ओवर सप्लाई हो गई थी। अब मतलब इन्वेंट्रीज में मेरे भर भर के थी, वहां से माल बिक नहीं रहा था, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ही ज़्यादा होने लगा था। तो इन्वेंट्रीज में मेरा माल जमा हो रहा था, एड ऑन हो रहा था कंटिन्यूसली यहाँ पे हो रहा था। जो यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, देखिए यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। अगर आप इस पे, क्योंकि ये इसके रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं ये इस पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो एक बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 पीपल ने क्या किया, एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने कहा, क्या हुआ था,
इन्वेंट्रीज वहाँ से भर के हो गई थी, लोग यहाँ से मास प्रोडक्शन कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल क्या हो गया था, अब लोगों ने मशीन्स लाई थी, अब अगर लोग कोशिश करते कि अब वो मास प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा कम प्रोडक्शन करेंगे, तो मशीन्स ख़राब होती, क्योंकि मशीन्स फॉर एग्जांपल मशीन्स को टारगेट होता था पहले ही कि आपको फॉर एग्जांपल 1 मिनट में 10 यूनिट बनाने थे। अब अगर फॉर एग्जांपल उनकी सेटिंग चेंज कर देते तो वो 10 मिनट में अब वो एक यूनिट बनाते, तो वो क्या करता, वो उसको प्रॉब्लम करता, वो उसको हम कह सकते हैं डिट्यूरिएट करता या उसको खराबी होती। तो इसलिए वो ये भी नहीं कर सकते थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान वैसे भी उठाना पड़ता, और अगर वो ना भी करते तब भी सब बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। तो अब लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लोगों ने यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि अगर आप 2 खरीदेंगे तो आपको 2 फ्री, आप 1 खरीदेंगे बाय 1 गेट 1 फ्री, बाकी बाकी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई। यानी कि लोग अब किसी तरीके से, जो बिजनेसमैन थे, बिजनेस क्लास, वो कह रहा था कि अब किसी तरीके से हमारा माल जो है वो निकल जाए। तो बहुत ही ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी देती थी बाय 1 गेट 1 फ्री, तो बी कंपनी देती थी बाय 2 गेट 3 फ्री। तो यही सब चलने लगा, ठीक है, यही सब चलने लगा, क्योंकि अब लोग जो बिजनेस क्लास था वो अब कह रहे थे कि अब भले ही नुकसान हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा माल बिकना चाहिए, ताकि यहाँ पे इन्वेंट्री हमारी खाली हो, वरना ये सारा माल यहाँ पे सड़ जाएगा। तो वो कोशिश कर रहे थे अब कि माल किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अब हर कोई मास प्रोडक्शन कर रहा था, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। देखिए, हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेडर्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीट परचेज एंड ब्रांड लॉयल्टी। पहले में क्या था, तीसरी स्टेज में क्या था, तीसरी स्टेज में आया दूसरे स्टेज में आया कस्टमर रिटेंशन, और फोर्थ स्टेज में क्या आया, यहाँ पे आया ब्रांड लॉयल्टी। देखिए, आपको ये याद रखना है, दूसरी स्टेज में आया कस्टमर रिटेंशन और फोर्थ में आया ब्रांड लॉयल्टी, और वर्टिकल मार्केटिंग का सिस्टम यहाँ पे आया, ठीक है। वर्टिकल मार्केटिंग पे अभी हम थोड़ा सा मैं बोलूंगा आपको, लेकिन अभी आपको पहले तीसरा पॉइंट फिर से समझाऊंगा मैं। ट्रेडर जो यहाँ पे था, इन्होंने यहाँ पे सोचा कि रिपीट परचेज, अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर एक बार आता है तो उसको वही कस्टमर बार बार आना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने इसका इंपॉर्टेंस समझा, और यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट इनको समझ आ गया, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी मतलब क्या होता है, और वहीं अगर हम देखें तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि ये निश मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। जो ये वर्टिकल मार्केटिंग है ना, ये एक निश मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। निश मार्केटिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स या फिर पुराने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके उससे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंज्यूमर्स को भेजा जाता था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री में कोई इलाका है, ठीक है, कंट्री ए है, ठीक है, कंट्री ए में एक इलाका है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कड़ाके की ठंड होती है। तो यहाँ पे क्या होता था, वो इलाके के लोगों के लिए एक स्पेसिफिक जैकेट बनाया जाता था, ठीक है। उस जैकेट को हम कहेंगे वर्टिकल मार्केटिंग, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये खाली उधर ही चलेगा, और एक इस पूरी एक कंट्री में कहीं नहीं चलेगा, खाली उस एक पार्ट में चलेगा, तो वर्टिकल मार्केटिंग। अब यहाँ पे लोगों ने निश मार्केटिंग को भी टारगेट करना स्टार्ट किया। पहले क्या होता था, पहले मास टारगेट होता था। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि पेन है, ठीक है, या रोटी है, आपको पता है कि आटा आप सभी लोग खाएंगे, तो आप जनरली आटा बनाते थे। लेकिन अब यहाँ पे फोकस होने लगा कि नहीं, अब निश मार्केटिंग पे भी फोकस होने लगा कि ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमें फ़ायदा दे सकता है। तो निश मार्केटिंग या वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से अब डायरेक्ट मार्केटिंग होने लगी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा अब इस सब पे फोकस। देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस चीज़ों पे फोकस होने लगा, डायरेक्ट मार्केटिंग पे फोकस होने लगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस होने लगा, और लेकिन अभी भी मार्केट ट्रांजैक्शनल ही था, ठीक है। अभी भी वॉल्यूम पे ही आपका ध्यान था कि वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, उसी से आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब स्ट्रैटेजीज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आई थी। लेकिन अब आप ये नहीं कह रहे थे कि आपको कस्टमर को ठगना है या आपको कस्टमर को महंगा देना है, नहीं, वो अब स्ट्रैटेजी नहीं रही थी। अब स्ट्रैटेजी में काफ़ी चेंज आई थी, लेकिन अभी भी आपका मेन फोकस जो था वो था सेल्स बढ़ाना, ठीक है। देखिए, अगर हम देखें फोर्थ स्टेज, तो इसी स्टेज में अगर हम देखें पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। इट ऑल्सो लेड टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिगिनिंग ऑफ पार्टनरशिप टाइप्स, ठीक है। इसी सब फोर्थ स्टेज में ये सब कुछ होने लगा। देखिए, अब फोर्थ स्टेज में आपको क्या याद रखना है, ड्यूरिंग लेट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको क्या याद रखना है कि काफ़ी ज़्यादा सेल्स प्रेशर आ गया, क्योंकि ओवर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स बचे थे, इन्वेंट्री हमारी बर्बर की थी, ठीक है। जो ही 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, एग्रेसिव
सेलिंग, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन हो चुका था। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे लोगों को, जो बिजनेसमैन थे, उनको यहाँ पे एहसास होने लगा कि रिपीट परचेजिंग के लिए इनको इंपॉर्टेंस ऑफ रिपीट परचेज और ब्रांड लॉयल्टी और वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग इंट्रोड्यूस की गई और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस हुआ, और यहाँ पे फिर भी मार्केट ट्रांजैक्शनल ही रहा। और अगर हम देखें तो इसी फोर्थ स्टेज में ही क्या हुआ, यहाँ पे ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या बिगिनिंग ऑफ पार्टनरशिप्स थे, मैकडोनल्ड्स टाइप या कोका कोला, ये सारे किस स्टेज में आए, ये फोर्थ स्टेज में आए। तो अब लास्ट स्टेज है फिफ्थ स्टेज, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको मैं आपके साथ कस्टमर हूँ, या आप मेरे, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेसमैन हूँ और आप कस्टमर है, तो यहाँ पे अब मैंने रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्ड करना स्टार्ट की, मैंने आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट किया ताकि आप मेरे साथ बिल्कुल लॉयल रहे, आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज ना करें, ठीक है। मार्केटर्स रियलाइज द नीड कंसर्न ऑफ, अब यहाँ पे मैं आपके कस्टमर, देखिए अब यहाँ पे फोकस करने लगा मैं कस्टमर के नीड्स है क्या, बेसिकली कस्टमर के नीड्स है क्या। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि कस्टमर चाहता है कि उसके पास एक फ़ोन हो, उसमें ये फंक्शन हो, ABCD मेमोरी कार्ड हो, उसमें फॉर एग्जाम्पल सिम कार्ड हो उसमें, और उसमें कैमरा अच्छा हो, उसमें वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, उसमें सॉन्ग चलते हो, बाकी सारी चीज़ें। तो मैंने अब यहाँ पे कस्टमर की नीड्स पे फोकस करना स्टार्ट किया, और उसमें नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, मास्टर परचेजिंग एग्रीमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा रोड वगैरह, ये सब भी स्टार्ट होने लगी अब बिजनेसेस के साथ, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होने लगा, ठीक है। हायर कमिटमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने कहा फिफ्थ स्टेज में मेजर पोर्शन जो आपको याद रखना है वो रखना है आपको, रिलेशनशिप मार्केटिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पे जो है बिजनेसमैन ने रियलाइज़ किया कि अब यहाँ पे हमें कंसर्न जो है कस्टमर्स का, उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि जो है हमारे कस्टमर्स वो हमारे प्रोडक्ट्स और हमारी कंपनी को के साथ लॉयल रहे। देखिए एट द एंड में फिर से यही कहूँगा, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।